जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। अभी सबसे आग्रह सब प्रसाद लेकर जाएंगे। नीचे आपके लिए प्रसाद उपलब्ध है। तो बीजेपी मुख्यालय से सीधा आप देख रहे थे, इस वक्त बीजेपी में जश्न का माहौल। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगभग 40 से 50 मिनट तक संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की, उनकी पीठ थपथपाई, साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और भविष्य के लिए उन्होंने जो बीजेपी का रोड मैप जो है उसको भी एक तरह से रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की जीत की बड़ी बातें कह रही, ये अब सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। उसके बाद अब मेहमानों से चर्चा करेंगे कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। विकास, सुशासन, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सच्चे सामाजिक न्याय की जीत है, विकास और सुशासन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा झूठ, छल, फरेब बुरी तरह से हारा है, विभाजनकारी ताकतें हारी हैं इन चुनावों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज महाराष्ट्र में परिवारवाद की हार हुई है। ठीक उसी दिन जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव जीती है, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया और कहा कि परिवारवाद की हार हुई है। महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की बड़ी बातें, उन्होंने यह भी कहा कि बीते 50 सालों में किसी भी गठबंधन के लिए यह सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है किसी भी गठबंधन के लिए 50 सालों में। महाराष्ट्र के जनादेश का संदेश है एकजुटता, इसीलिए उन्होंने कम से कम 2 बार नारा लगाया और कार्यकर्ताओं से भी कहा एक है तो सेफ है का नारा उन्होंने लगाया। एक है तो सेफ है आज देश का महामंत्र बन चुका है। आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, एक है तो सेफ है, देश का महामंत्र बन चुका है। जनादेश समाज को बांटने वालों पर करारा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, जनादेश समाज को बांटने वालों पर करारा प्रहार। और कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे, एक ही संविधान चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान। और उन्होंने कहा वक्फ का संविधान में कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए भविष्य का जो एजेंडा है, जो आने वाली संसद का भी एक बड़ा एजेंडा होगा, वक्फ कानून में संशोधन, उसका भी उन्होंने एजेंडा सामने रख दिया। कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था बनाई और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा, तुष्टीकरण का संविधान नहीं। कांग्रेस ने दिल्ली की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी 2014 के चुनाव से पहले की यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज याद दिलाई दिल्ली में कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला करते हुए। यह भी कहा कि कांग्रेस देश में जातिवाद का जहर फैला रही है और एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने पूरी पार्टी को एक परिवार खा रहा है, इस तरह का उन्होंने कहा। परिवारवाद कांग्रेस की प्राथमिकता बन गई है। कांग्रेस के नेता कभी जातिवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज जातिवाद का जहर जो है कांग्रेस फैला रही है सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की ये बड़ी बातें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला उन्होंने बीजेपी मुख्यालय से कांग्रेस पर और कहा कि अर्बन नक्सल जो है, अर्बन नक्सल के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो है जनादेश है। उन्होंने साथ साथ ये भी आपको बता दें कि उन्होंने झारखंड को लेकर भी कहा कि झारखंड में हमें और ज्यादा मेहनत के साथ काम करना है। इस बात पर भी उन्होंने इशारा किया झारखंड में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस वक्त जो रुझान नतीजे हमारे सामने हैं आज का बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 साल में किसी गठबंधन की सबसे बड़ी जीत का क्लीन स्वीप। झारखंड में शिवसेना, झारखंड में जो है वहां पर जेएमएम और कांग्रेस वो वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज की बड़ी खबरों पर। सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान जुड़ रहा है, ये परिचय करवा दूं इनके इन नतीजों पर और इस वक्त जो तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं। हमारे साथ शिशिर शेलार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। दिव्यांश काला राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक है। सबसे पहले जल्दी से मैं शिशिर कोई अपडेट, बड़ा अपडेट जो है
महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में दो प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने देखा कि किस प्रकार से तीनों भी नेता थे महायुति के, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, स्पष्ट कर दिया किस प्रकार से उन्होंने ये जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस ने कही, उन्होंने कहा कि भले हम जीते हैं लेकिन सभी पार्टी कार्यकर्ता एनडीए के, उनको उन्होंने बात कही कि हमें ग्राउंडेड रहना है, जमीन पर रहना है इस वक्त और काम जारी रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भले ही जो है इस वक्त विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि नेता विपक्ष का पद चुने, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो कोई महाराष्ट्र के मुद्दे होंगे, जो महाराष्ट्र के भले के मुद्दे होंगे, उसके लिए आवाज उठाती है तो वो आवाज सुनी जाएगी, उनके साथ काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये संदेश, साफ संदेश विपक्ष को है कि भले ही इस वक्त विपक्ष के पास वो आंकड़ा नहीं है कि विपक्ष के नेता कौन होंगे और कैसे होंगे, किस प्रकार से विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन इसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने बात स्पष्ट कर दी है कि विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। अगर वो महाराष्ट्र के भले में अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके साथ भी काम किया जाएगा। ये दो प्रमुख मुद्दे। लेकिन तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा, ये आंकड़े जो है और ये चुनाव के नतीजे है वो समझ नहीं आ रहे, अनाकलनीय है, अविश्वसनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा इलेक्शन से लेकर विधानसभा इलेक्शन आते आते इतने चुनाव के नतीजे बदल गए, क्या इसमें किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है, कुछ सीक्रेट है, ये पता लगाने की जरूरत है। तो अभी भी जो है जो आंकड़े निकले हैं, नतीजे निकले हैं, उस पर भरोसा नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ शक शुबा जो है उद्धव ठाकरे का, और इसलिए ये बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र के और एक गद्दावर नेता शरद पवार की तरफ से कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, तो ऐसे में अब ये बयानों की राजनीति शुरू होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आगे कि किस प्रकार से अब महायुति आगे बढ़ेगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं आई है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जो होंगे एकनाथ शिंदे, वो अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो सभी विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसके बाद जो है विधायक दल का नेता जो है, जाहिर सी बात है ये सारी और जो प्रक्रिया होती है आगे वो शुरू शिशिर, ये सारे डेवलपमेंट जो है अभी जाहिर सी बात है सब डेवलपमेंट होंगे। लेकिन मैं आऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संकेत क्या, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जो आपने कहा जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका क्या होगी तो अब देखना पड़ेगा। और जो बात आप कह रहे हैं, जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, वही बात करीब करीब जो है राहुल गांधी कह रहे हैं। अप्रत्याशित है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा अप्रत्याशित है और इसका विश्लेषण करेंगे, ये सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन शिवसेना के तमाम, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो तमाम प्रवक्ता हैं, उनकी लाइन्स अलग अलग है, मैं देख रहा था। और उसमें एक बड़ी बात बता दूं, जो आनंद दुबे शिवसेना के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि जो जीते हैं उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि कुछ चूक हमसे हुई है, हमको ये देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रवक्ता जो है सवाल भी उठा रहे हैं जिसका आपने जिक्र भी किया। लेकिन प्रफुल्ल केतकर, मैं आपसे अब जो बड़ी बात है, पीएम के बात पर मैं आऊं। पीएम ने बहुत कुछ कहा और उसमें बड़े सारे संदेश हैं, लेकिन पीएम ने जब नाम लिए, कहा उन्होंने शिंदे जी का नाम लिया और कहा मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र जो है देवेंद्र फडणवीस, और सबकी निगाहें बीजेपी, इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी, पिछली बार यह भी नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन टूटा था वो इसलिए टूटा था कि बीजेपी ने कहा हमारा मुख्यमंत्री होगा और शिवसेना ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री का वादा उद्धव ठाकरे से हुआ था। अब जबकि बीजेपी पूरी तरह से अपने मुख्यमंत्री को बैठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन शिंदे अब इस वक्त मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करेंगे। पिछले 5 सालों में बहुत कुछ हो गया, क्या लगता है कोई संकेत, कोई संदेश? देखिए, ये चर्चा दोनों अलायंसेस में चली थी। चुनाव के समय भी कुछ लोगों ने इसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें मैं दाद देना चाहूंगा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों की लीडरशिप को, कि उन्होंने कभी भी चुनाव के बाद का मुख्यमंत्री का पद ये कभी भी इशू बनने नहीं दिया। अब जिस तरह का नंबर आया है, अंडर करंट तो अशोक निश्चित रूप से था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, यदि शिवसेना को क्या हो रहा था और क्या गलती हो गई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सही में वो कितने जमीन से कटे हुए यही दिखाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि मात्र 2 दिन हैं, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो विधानसभा है उसकी जो टर्म है वो 26 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि कल ही शायद इनकी जो ऐसे जो
लेजिस्लेटिव पार्टीज की मीटिंग होकर नेता चुना जाएगा महायुति का। और ये चर्चा से होगा। अब इसमें क्या निगोशिएशंस होते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार का जनादेश स्पष्ट रूप से फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए था। इस बार भी नेतृत्व जो भले ही एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, लेकिन चुनावी रणनीति जो थी, सीटों का बंटवारा जो था, कैंडिडेट्स एक दूसरे के जो सिंबल्स पर खड़े करने की रणनीति थी, इसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे में बीजेपी के अंदर से जो एक प्रेशर है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसको बीजेपी कैसे एड्रेस करती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज जैसे देवेंद्र फडणवीस ने संकेत में कहा है कि ये चर्चा से निर्णय निकाला जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। चलिए, जल्दी पता चलेगा, समय कम है जैसे आपने भी कहा, और जाहिर सी बात है बहुत समय नहीं है, बहुत जल्दी फैसला करना पड़ेगा, कल इस बात की संभावना मिल रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन की बात करें, जो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति में बांट रही है और परिवारवाद को लेकर के उन्होंने अर्बन नक्सल को लेकर तमाम चीजें। सैयद जवाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद, विपक्ष की भूमिका जो है, कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं अप्रत्याशित, हम विश्लेषण करेंगे, तो ये बहुत बड़ा सदमा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया है, कहा है कि कांग्रेस जो है वो दरअसल जो है वो जातिवाद में बांट रही है और वो झूठ की राजनीति पर चल रही है और वो समझ नहीं पा रही वो क्या रहा है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। बिल्कुल इस वक्त नतीजे, प्रधानमंत्री ने कहा 2 संविधान नहीं, एक ही संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, और इसको हम खूबी जानते हैं कि इसको लगातार किस तरीके से जो है ख़त्म करने की भी बात, बदलने की भी बात भी कही गई, और वो तमाम तरीके की चीज़ें मौजूद भी। बहरहाल इसके नतीजे ऐसे आए हैं जिसको जो है अभी तक समझने की, विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर चूक हुई। लेकिन जनता ने एक साफ संकेत जो है वो 2 स्टेट में दिया है, और झारखंड को आप जब भूल जाएंगे, झारखंड के अंदर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कह दें कि बहुत ज़्यादा निराशाजनक आए या चीज़ों में। हमारे लिए भी एक सबक है महाराष्ट्र के अंदर कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है कि झारखंड के अंदर कहाँ चूक हुई। तो 1 और 1 से मामला जो है वो बराबर रहा। इसको आप लगातार ये कह दें कि महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड जीत हुई, बिल्कुल हुई है, नो डाउट, कमियां भी रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर और भी कम हो गई है, बढ़ने के बजाय, क्योंकि जो नारे एक हैं तो सेफ हैं, वो झारखंड के अंदर भी सेम लगाए गए और महाराष्ट्र के अंदर के। महाराष्ट्र के अंदर वो काम कर रहे थे, लेकिन झारखंड के अंदर वो काम नहीं कर रहे थे। ये इशू है, इस पर चर्चा जरूर मैं करूंगा कि भाई जो नारा वहां चला यहाँ क्यों नहीं चला, वो इशू है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और आज भी उन्होंने एक तरह से कहा कि कांग्रेस ठीक है, झारखंड में ये हो सकता है कि आप एक से एक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो पूरी तरह से परजीवी पार्टी, यहां पर भी झारखंड में भी अगर उसकी वापसी हो रही है तो फिर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर हो रही है, अपने दम पर। जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से हो रहा है, वहां पर कांग्रेस ठहर नहीं रही है। आप सीटें देखिए झारखंड जैसे राज्य में, और कांग्रेस अभी देखिए, पहली देखिए झारखंड में 16 सीटें इस वक्त कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं, और महाराष्ट्र में भी 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में जहां अब तक वो शासन करती रही उसकी 16 सीटें, और यहां पे जेएमएम के भरोसे 16 सीटें। तो कांग्रेस को तो विश्लेषण करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, और हम इस चीज के लिए बिल्कुल जानते हैं कि आदरणीय राहुल जी हो गए, चाहे खड़गे साहब हो गए, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो गया, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक शेर से मैं अपनी बात कहता हूं कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और 1000 ज़ेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए वो जेन्युइन थे। नारों के आप जो नारे लगा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, उनमें इतना नहीं ज्यादा जोर लगा, क्योंकि आप जेन्युइन मुद्दे कहते हैं वो जनता उनको रिजेक्ट कर देती है। कनेक्ट जनता रिजेक्ट कर देती है, मैं वो जेन्युइन मुद्दे नहीं है। यही तो कांग्रेस को समझना है। जनता का जनादेश, प्रफुल्ल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी डिस्कनेक्ट जो है शिवसेना नहीं समझ पा रही, आप बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत से
इतर जाकर राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप जनता को नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब जनता से आपका कनेक्ट नहीं। जनता के मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूं। हम लोग तो ज़मीन पे घूमने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको और भी बताऊं, क्योंकि जो मैं अभी बात कह रहा था कि बहुत बड़ा एक महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और उस चेंज को समझने की ज़रूरत है। वो चेंज जो है, अगर मैं बात करूं कि बहुत ज़्यादा जो आप देखें कि इकनॉमी जो है महाराष्ट्र की, जहां पे पहले कंट्रोल हुआ करती थी, वो आज जो है गुजरात जो के अंदर से ज़्यादा उसको कंट्रोल करा जा रहा है। और मैं 3M की बात करता अंदर से बिल्कुल करा जा रहा है, उसको मैं 3M से काउंटर करता हूं। एक है आपकी मशीनरी, एक आपका जो मोदी जी का अपना फैक्टर है, काम करने का तरीका है, ज़मीनी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं तक जाने का, और एक जो है मनी। जिस तरीके से पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ मिलकर के या एक उनकी कॉर्पोरेट लॉबी काम करती है, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर वीक पड़ जाते हैं। तो मैं 3M की बार बार बात करता हूँ कि मोदी जी का अपना फैक्टर है, तो उसके बाद मशीनरी काम करती है, और उसके बाद ये माना जाए झारखंड में जो जीते, क्योंकि झारखंड में तो कांग्रेस नेताओं के घरों से जो है वो करोड़ों रुपए जो मशीनें हाफने लगी थी, तो मतलब ये माना जाए झारखंड में क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा था तो कांग्रेस ने वहां पैसे से जीत लिया। कांग्रेस ने, क्योंकि वहां उसकी एटीएम मशीन नहीं देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की एटीएम मशीनें नहीं चली। नहीं देखिए, फिर मैं महाराष्ट्र के अंदर तो खुलेआम देखा गया, FIR भी दर्ज हुई, कैसे निकले पैसे, वो मैं उस पे मौजू पे नहीं जा रहा था, कुछ पता ही नहीं चला खुलेआम का था। CCTV तो FIR किसके ऊपर दर्ज हुई? FIR तो ठीक है, FIR तो बहुत सारी हुई है। FIR नहीं देखिए क्या है अशोक भाई, ये जो अभी के रिजल्ट हैं वो दो चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर, जैसी आपने, मैं दो चीजों पाता हूँ। अभी इससे पहले हरियाणा का जिक्र भी करा गया और जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करा गया। जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस नैरेटिव को धारा 370 35A को लेकर के बनाया गया था, वो नैरेटिव वहां पर नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसको जम्मू एंड कश्मीर ने नकारा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मैं एक बात कह रहा हूं, दो अलायंस, सुन तो लीजिए अशोक भाई, मुझे बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मैं कांग्रेस को कम से कम मिली। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि दो अलायंस लड़ लें, सुन तो लीजिए, दो अलायंस लड़ लें। अगर ये कह दी कि भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल लेकर के आ गई और फिर उन्होंने परिवारवाद का भी तड़का डाल दिया, तो परिवारवाद की नजीर में तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं तो बीजेपी को मिले हैं। अभी तक सुबह तक जो है कांग्रेस के लोग कह रहे थे हमारा वोट प्रतिशत, तो समझ लीजिए पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिले हैं तो वो बीजेपी को मिले। इसलिए यह कहना कि 370 का मुद्दा जो है वो 370 के मुद्दे पर ही मिले, इस बात को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं 370 की बात, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 370 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दो संविधान नहीं चलेंगे, कि आप जम्मू कश्मीर में संविधान होगा दूसरा और दिल्ली में दूसरा संविधान होगा, और आप देश में लाल डायरी लेकर घूमेंगे और जम्मू कश्मीर में जाके कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नहीं या फारूक अब्दुल्ला का संविधान चलेगा, तो वो देश में नहीं चलेगा। इसलिए मैं उसमें अभी नहीं जाता, अभी महाराष्ट्र में रहूंगा। लेकिन मैं शिशिर आपसे एक सवाल पूछकर के फिर मैं इधर आता हूं। शिशिर सुबह से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। शिशिर, एक आखिरी बात, अभी सरकार गठन को लेकर के क्या कुछ वहां पर अभी रात को, क्योंकि देर रात, और क्या आपके पास कोई जानकारी, ये तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं या फिर दिल्ली से कुछ बड़े नेता अभी रात, आज की रात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बहुत समय नहीं है सरकार बनाने के लिए, सरकार गठन के लिए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियां महायुति की आश्वस्त है क्योंकि आंकड़े मिल चुके हैं। और जहां की बात करें प्रक्रियाओं की, तो जाहिर सी बात है कि तीनों जो नेता थे आज वो वर्षा बंगलों पे मिले थे, उन पर चर्चा भी हुई, उसके बाद उन्होंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन अभी जानकारी इस वक्त है वो ऐसी कोई हड़बड़ी की नहीं है कि आज जो है तीनों भी नेता जो है फिर से एक बार रात को मिलेंगे, रात में बैठक का दौर जारी होगा, इस बारे में कोई अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक बात करें 2 दिनों का वक्त जरूर है, उस 2 दिनों में जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक पूरी प्रक्रिया होगी जिसके तहत जो है कार्य किया जाएगा, फिर चाहे वो गठनेता चुनने का सवाल हो या फिर जिस प्रकार से कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो इसका सवाल हो, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शायद तीनों पार्टियां इस वक्त 1 महीने का जो पूरा कैंपेनिंग रहा है उसके बाद जिस प्रकार से नतीजा है उसमें वो काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है और पिछले अगले 2 दिनों में शायद ये सुलझ भी जाए मसला।
ओके, चलिए इंतजार करना पड़ेगा, पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप जुड़े हमारे साथ। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम महाराष्ट्र, झारखंड और साथ साथ उत्तर प्रदेश, नहीं भूलना चाहिए उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव थे 9 सीटों के, और इन 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, वहां भी चला है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। हम महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश में जो तमाम जगह पर चुनाव हुए हैं उनमें वायनाड भी है। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीती हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो महाराष्ट्र से ही है। बड़ा राज्य है और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, 50 साल में किसी गठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ और मेहमान जो है लगातार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर राजनीतिक विश्लेषक और ऑर्गेनाइजर के संपादक जुड़े हुए हैं, दिव्यांश काला स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जल्दी से स्क्रीन पर दिखाइए मेरे साथ और कौन कौन मेहमान है, मैं उनके पास एक एक करके चलूंगा। और मेरे साथ अशोक यादव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। अशोक यादव जी, सुबह से हम, और सुबह से क्यों, पिछले 2 दिन से हम एक सुन रहे हैं कि भैया ये चुनाव में ऐसा हुआ, चुनाव में वैसा हुआ, ठीक नहीं हुआ। और सुनील तिवारी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं JMM के। सबसे पहले मैं अशोक जी आऊँ आपके पास, सुनील जी को बधाई दे दूं कि उनकी पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है। सुनील तिवारी जी, क्या आपको लगता है, क्या कारण रहे ये इस बड़ी जीत के? हमारी सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा और हमारे यहाँ चूंकि भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ अधिक है, इसलिए हमारी सरकार ने 3 बार एक योजना चलाई। उसके माध्यम से भी हम लोगों ने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा, वो फैक्टर ये रहा कि हम लोगों ने छात्रों से लेकर किसानों तक, नौजवानों से लेकर माताओं बहनों तक, इन सारे वर्गों के हित के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं थी उस पर हम लोगों ने अमल किया, केवल बातें नहीं की। और विकास के रास्ते से ही हम आगे बढ़ते रहे और ये जनता में उत्साह का नतीजा था, विशेषकर माताओं और बहनों में, कि झारखंड में इस बार वोट की प्रतिशत भी बढ़ी और हमारी सरकार के लिए जो है समर्थन भी मिला। तो हम तो बात विकास की करते हैं, ये विकास का ही परिणाम है और जनता से सीधे जुड़ाव का परिणाम है,
जनता को जागरूक करने का परिणाम है। जनता गलत नैरेटिव में नहीं फंस सकी, जो नैरेटिव विपक्षियों ने परोसने का प्रयास किया था। क्या आपको लगता है कौन सा नैरेटिव है विपक्ष ने जो गलत परोसा, जिसमें जनता नहीं फंसी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? खुलकर बोलिए। मुख्य रूप से जैसे घूसपैठिए की बात जो है जोर शोर से उठाई गई झारखंड में, जिसके बारे में यहाँ पे हमारे जिला अधिकारियों ने भी सर्वे कर उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें ये चीज आती है कि घुसपैठिए यहाँ पे नहीं है। सुनील तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं? सुनील तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप झारखंड सरकार के एफिडेविट को ही गलत कह रहे हैं। झारखंड सरकार का एफिडेविट जो है वो उसमें साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है कि घुसपैठिए हैं, उसकी पूरी आप बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। ये नैरेटिव नहीं चला वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि घुसपैठिए नहीं है वहां, ये आप जो है कह रहे हैं, जबकि झारखंड में ये बात साबित हो चुकी है। सरकार ने, हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने आगे रिपोर्ट मांगी है। आप लोगों का जो की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे, वो अपनी बात से पहले उन्होंने कहा नहीं है, उस बात से उनको पलटना पड़ा। तो ये मत कहिए झारखंड में घुसपैठिए नहीं है, ये कहिए कि नैरेटिव नहीं चला। लेकिन इस वक्त ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। झारखंड को लेकर एक तो चीज जो अभी सुनील तिवारी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठिए है ही नहीं, पर वो ठीक है, वो उन्होंने जो कहा वो फैक्चुअली गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन वो कह रहे हैं नैरेटिव नहीं चला, और ये बात सही है कि नैरेटिव जो घुसपैठियों को लेकर आप लगातार बढ़ रहे थे, वो पूरी तरह से जो है नहीं चला, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे भी झारखंड में नहीं चला। क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूं अशोक जी, पूर्ण रूप से एक रहे हैं तो सेफ झारखंड के अंदर है, माना भी चला है, उत्देश में भी चला है। झारखंड के अंदर हमारा उतना ही वोट शेयर है जितना पहले था। आदिवासी बहुल सीटों के अंदर कुछ लोकल कारणों की वजह से, जैसे पिछली बार भी हम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस बार भी हम हमारी जितनी उम्मीद थी उतना प्रदर्शन हम नहीं कर पाए थे। तो हमें झारखंड की आदिवासी सीटों में ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम कार्य करेंगे। घुसपैठिए है, इसका एक्नॉलेजमेंट झारखंड हाईकोर्ट ने भी किया है। राष्ट्रहित के मुद्दे जो होते हैं, उसका चुनाव हार या जीत से संबंध नहीं होता। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, वक्त का जो कानून है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम उसको अमेंड करके रहेंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब हमारी 2 सीटें थी तब भी हम आर्टिकल 370 हटाने की बात करते थे, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ था। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के मुद्दों को चुनाव में हार या जीत से चेंज नहीं करती। घुसपैठिए जो है वो हटेंगे। बात रही झारखंड में, तो हम राजनीतिक आत्मचिंतन जरूर करेंगे अशोक जी, पर आज जो हुआ है ये ऐतिहासिक हुआ है महाराष्ट्र लेके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है अशोक जी, किसी अलायंस को महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। महिलाओं ने पहली बार महाराष्ट्र में पुरुषों के बराबर बढ़ चढ़कर वोट किया। महाराष्ट्र में महिलाओं ने डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट चुना है। प्रदीप, आप जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं महाराष्ट्र पे अभी आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात जो आप लोकल फैक्टर कह रहे हैं, देखिए झारखंड में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि झारखंड में एक ये नहीं, करप्शन का मुद्दा आपने बनाया, मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद जो है आप लोकल फैक्टर कह रहे हैं, पिछली बार जब बीजेपी हारी थी तब एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता था कि भाई बीजेपी 5 साल से सरकार में थी, पहली सरकार ऐसी जिसने 5 साल पूरा किया, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं था। फिर भी ऐसे लोकल कौन से कारण रहे कि मतलब इतनी बड़ा कि बीजेपी, आप ये कह सकते हैं कि भाई वोट शेयर हमारा बराबर है, लेकिन इतने पे तो नहीं कर सकते ना। वोट शेयर पिछली बार कौन सा अच्छा था, कि बीजेपी की सीटें कौन सी अच्छी थी? अशोक जी, दोनों स्टेट इलेक्शंस में हमारा वोट शेयर 30% से ऊपर रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है, मैं कांग्रेस और अपोजिशन जैसे नहीं हूं कि ईवीएम, लोकतंत्र, इन सबको ब्लेम करूंगा। मैं मानता हूं कि हम झारखंड की जो 26 सीट है, जिस 26 सीटों के अंदर पिछली बार भी हमारी 2 सीट आई थी और इस बार भी हमारी 2 से 3 सीट आई है, जो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स है, उसमें हमें आत्मचिंतन हम करेंगे और इंप्रूव करेंगे।
क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी बाहुल्य अधिकतर सीटें हम जीतते हैं, परंतु झारखंड के अंदर वो 26 सीटें जिसमें कोलान बेल्ट भी आती है और बाकी की सीट्स आती है, उसमें हम लोकसभा में अच्छा करने के बावजूद असेंबली में नहीं करते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि असेंबली के रिस्पेक्ट में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जो पार्टी की लीडरशिप स्टेट बाय फीडबैक लेने के बाद आगे करेगी। हमें कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग पार्टी है, फीडबैक लेते हैं जमीन से और अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूं झारखंड के अंदर हमको और बेहतर करना चाहिए था, परंतु महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की झूठ की राजनीति हारी है, उनकी नकारात्मक राजनीति हारी है और ये विकास को बल मिला है। दिव्यांश, जो बात प्रधानमंत्री जिसकी तरफ प्रदीप भी कह रहे हैं, एक लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार शिवसेना भी यही कह रही है, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं भाई लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या हो गया। क्या लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव सेट किए गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, वो नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, या बीजेपी एक नया नैरेटिव जो सेट कर रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसने डोमिनेट कर लिया? क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% है। आप सोचिए महाराष्ट्र जैसे राज्य में 90% स्ट्राइक रेट, गजब का स्ट्राइक रेट। अशोक जी, 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जिस विषय पर लड़ना चाहा कि भारत की जो भ्रंश रेखाएं हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उनको विस्तृत करके उसका अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करने का जो काम कांग्रेस ने किया, संविधान के बारे में जो नैरेटिव बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ने खड़ा किया, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने भी कई मंचों से बोला कि हमसे नैरेटिव समझने में गलती हुई। बीजेपी ने एक टू फोल्ड, वास्तव में अगर देखा जाए तो इस चुनाव से एक बात तो साफ हो गई, कोर्स करेक्शन करते हुए भाजपा ने एक टू फोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत, जिसमें एक तो अपना नैरेटिव खड़ा करना, जिसमें महिला, हिंदुत्व, विकास, ओबीसी, मराठा, वो सारे नैरेटिव्स को एक तो ठीक करना, और दूसरा कांग्रेस के संविधान के बारे में, जो भाजपा के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला, उसको काउंटर नैरेटिव उसका देना, ये काम भाजपा ने बहुत अच्छे से किया। एक उदाहरण मैं देता हूं। हम अभी बात कर रहे थे कि यहां पर एक है तो सेफ, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र की एक सीट है औरंगाबाद पूर्व, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील वहां से चुनाव लड़े और भाजपा के अतुल सावे ने उनको हरा दिया। ऐसी कुंदरकी का उदाहरण ले लीजिए, रामवीर सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, 62% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो जो बात भाजपा अपने वोटर्स को जो भाजपा जनता के बीच ले जाना चाह रही थी, वोटर्स को ले जाना चाह रही थी, मुझे लगता है कि इस बार इन चुनावों में वो सफलतापूर्वक करने में सक्षम हुए। ओके, प्रफुल्ल जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, तहसीन पूनावाला हम जानते हैं कांग्रेस के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि नोमानी जैसे नेताओं के साथ जो तस्वीरें खिंचा कर उनके फतवे ले लेके घूम रहे थे, बोले इसका काउंटर इफेक्ट हुआ है। क्या ये सब चीजें पूरी तरह से क्या हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने में इसका असर हुआ? क्या जिस तरह के फतवे आए, जिस तरह से नोमानी एकदम से सेंटर स्टेज पर आ गए इंडी गठबंधन की राजनीति में? देखिए अशोक, आपने अभी प्रश्न किया, दिव्यांश जी ने भी बताया, 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के ही विधानसभा चुनाव के बीच में 6 महीने में क्या अंतर आ गया, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। मैंने आपको सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, तब भी हमने आप ही के चैनल पर मैंने कहा था, एक सेंस ऑफ रिपेंटेंस है कि कहीं गलती हो गई, कहीं जातिवाद के चक्कर में फंस गए। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, मैं पार्टी का नहीं कह रहा हूं, लोगों के बीच में था। दूसरी बात, जिस तरह का सेलिब्रेशन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खास करके उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स ने किया था, जिसमें हरा गुलाल चलाया गया था, उसने एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया था जिसको उस समय कोई नहीं समझ पाया था। फिर जिस तरह के नीतिगत विषय, जैसे शरद पवार ने जाते जाते ही पत्रकारों को बोल दिया कि औरंगाबाद का जो संभाजीनगर हुआ है उस पर हम पुनर्विचार करेंगे, ये जो सारे मुद्दे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका जरूर निभाई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो विषय था, मुझे लगता है कि सर्वसामान्य लोगों में ये जो एक मोबिलाइजेशन हुआ और जिसके कारण 3-4% वोट बढ़ा। हम बार बार आपको याद होगा अशोक की, आपने भी चर्चा की थी, मैंने भी उसमें कुछ जोड़ा था, धुलिया की सीट की। बिल्कुल, धुलिया की सीट में 5 असेंबली सेगमेंट जीतने के बाद
मालेगांव सेंट्रल जो उसका छठा सेगमेंट है, वहां पे शोभा बच्चाव इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट 5,000-6,000 वोटों की लीड लेकर बाकी सारा 1,80,000 का 1,87,000 का लीड डिफाई करते हुए जीती थी। ये हुआ था लोकसभा में। उसी मालेगांव में आज विधानसभा में क्या हुआ है? विधानसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट चौथे स्थान पर है। सीधी लड़ाई जो है वो एमआईएम और राशिद जो वहां के स्थानिक कैंडिडेट है, एक लोकल पार्टी है, उन दोनों के बीच में हुई है। तो ये दिखाता है वोटिंग पैटर्न, ये दिखाता है जिस वोट जिहाद की चर्चा हो रही थी वो। तो मानखुर्द में, शिवाजी नगर में वोटिंग होते हुए वो ठीक होता है, किसको हराना है ये पक्का पता है, नवाब मलिक चौथे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जहां पे ये इस तरह का नहीं होता है वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वहां पे जैसे हमने एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर प्रदेश में भी देखा, जिसका अभी दिव्यांश जी रेफरेंस दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक वोटिंग करना किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है, ये सीधा मैसेज। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये केवल समुदाय के लिए नहीं है, जातिगत भावना से ऊपर भी है, पार्टी की भावना से ऊपर भी है। मुझे लगता है उसका मैसेजिंग, उसका पोजीशनिंग बीजेपी ने बहुत सही तरीके से किया और अपने कोर वोटर को नहीं, केवल जो उससे थोड़ा सा दूर हो गया था, चाहे वो ओबीसी का कंसोलिडेटेड वोटर हो, मराठा और कुणबी वोटर हो। कुणबी एक वहां पे कुर्मी की तरह लो लैंड होल्डिंग वाली कास्ट होती है, और मनोज दरांगे का आंदोलन जो था वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा ऐसे बहुत लोगों को लग रहा था। उसने उल्टा गेम किया है और उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। इंटरेस्टिंग तो बात आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। मैं इसी पर, क्योंकि जो नैरेटिव हम लोकसभा की बात कर रहे हैं वो नैरेटिव यहां भी सेट करने की कोशिश हुई, और खासकर मनोज जरांगे की पूरी राजनीति जो है किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न आए। प्रदीप जी, मैं आपसे यही, मनोज जरांगे और ये जो आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से वहां उछाला गया, उसका इंपैक्ट, क्योंकि फिर कह रहा हूं, मैं बार बार याद दिलाता हूं, प्रदीप सिर्फ आज बीजेपी के प्रवक्ता जरूर है लेकिन चुनाव विश्लेषक रह चुके हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं ये जो मनोज जरांगे वाला पूरा फैक्टर था, कैसे इसको आप देखेंगे? मेरे हिसाब से अशोक जी, जब मनोज जरांगे सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज की आवाज उठाने के साथ में बहुत कट्टरपंथी नेताओं के साथ उठ बैठने लग गए, तो जैसे प्रफुल्ल जी ने दिया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जनता ने सवाल उठाना शुरू किया। एक चीज देखिए अशोक जी, आदिवासी दलित बहुल्य सीटों के ऊपर महाराष्ट्र में हम लीड कर रहे हैं, किसान खेती बहुल्य सीटों में महाराष्ट्र में हम लीड कर रहे हैं, मराठा डोमिनेटेड रीजन के अंदर हम लीड कर रहे हैं, विदर्भा के अंदर हम लीड कर रहे हैं, महिला डोमिनेटेड सीट्स के अंदर हम लीड कर रहे हैं, जहां पे गरीब और रूरल डोमिनेटेड सीट्स के अंदर हम लीड कर रहे हैं, अर्बन डोमिनेटेड सीट्स के अंदर हम लीड कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर रेयरली कोई इलेक्शन के अंदर होता है, मतलब 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई उससे जनता इतनी ज्यादा नफरत करने लग गई थी, और जो 2.5 साल में हमने कार्य किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन के अंदर, जनता उसको इतनी ज्यादा तरीके से स्वीकारना चाहिए कि उन्होंने कह दिया कि सज्जाद नुमानी वाले अलायंस को हम किसी भी स्थिति में नहीं चुन सकते, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता उससे खतरे में पड़ेगी और साथ में विकास के कार्य रुकेंगे। तो मेरे हिसाब से एक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स है, एक एंटी वोट तो है ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ, पर साथ में एक प्रो वोट भी हमारे गवर्नेंस के पक्ष में है कि जितना ज्यादा हम गवर्न करते हैं, लोग हमें और ज्यादा गवर्नेंस में देखना चाहते हैं। ओके, मेरे पास समय, मुझे जल्दी से ब्रेक लेना, लेकिन जल्दी से सही जवाब। हाँ, मैं एक गरीबी के एतबार से देखा जाए, महिलाओं के एतबार से देखा जाए तो झारखंड जो है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र ज्यादा रिच है, और अगर देखा जाए झारखंड एरिया के एतबार से छोटा, तो गरीबी ज्यादा झारखंड में, फैसिलिटी ज्यादा है। महिलाओं की जहां आप बात कर रहे हैं वोट के, वो कन्वर्जन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर नहीं दिखा है। तो आपके दो प्रोस्पेक्ट है, आपके लिए महाराष्ट्र में अच्छा आपने करा, हमारे लिए सोचने के लिए, लेकिन झारखंड में यही मुद्दे आपके ऊपर, गरीबी अगर देखा जाए, महिलाओं का देखा जाए, उसके बाद किसानों का देखा, वो मुद्दे आपके ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, और लगातार 2 बार आ रहे हैं। तब के माननीय प्रधानमंत्री जी का ग्राफ और उसके बाद धनबल और तमाम चीजें वहां पर इतना काम नहीं कर पाए हैं। पॉकेट वोट 26 सीटों का है जो हम डेंट नहीं कर पाए, हमारा जनाजा उतना ही है। महाराष्ट्र के अंदर आप तीनों की टोटल सीट्स
मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी की सीट्स के बराबर नहीं आती है। आप क्रश हुए हैं, आपकी जमानत जब की स्थिति में महाराष्ट्र पहुंचे हैं। झारखंड के अंदर हमारा जनाधार उतना ही अपना जनाधार नहीं बढ़ा पाए, इसलिए बहुमत नहीं क्रॉस कर पाए। हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है, दोनों में फर्क है और फर्क को समझिए, वरना फिर आने वाले महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में कम हुआ था वो आपका एक करके मुझे ब्रेक भी लेना है, लेकिन अभी प्रदीप जी आपने एक बात कही, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। आपने कहा कि तीनों पार्टियां मिला करके बीजेपी के बराबर, मतलब फैक्ट तो ये है कि तीनों पार्टियां मिलाकर बीजेपी की जो सेकंड पार्टी है शिवसेना शिंदे, उसके बराबर भी तीनों पार्टियां नहीं पहुंच रही हैं। तो ये बड़ा अपने आप में दिलचस्प आंकड़ा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरा यूपी की भी बात होगी। यूपी में भी जो है 7-2 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं जो आज चुनाव नतीजा है उस पर जनादेश आप देख रहे हैं। अशोक यादव जी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक यादव जी, इस चुनाव के बाद से लगातार इस चुनाव में आप लोग कह रहे थे 27 के सत्ताधीश, अखिलेश यादव के पोस्टर लग गए थे, 27 की तैयारी, क्या कहेंगे? पलीता लग गया पूरी तरह से? देखिए, 27 के सत्ताधीश का जो नारा है हमारा उसी तरह मजबूत है जैसा जब नारा लगाया गया था। सवाल यह है कि आज जो भाजपा का जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में है, इसका एनालिसिस करने की जरूरत है आपको। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ चुनाव वाले दिन जो वीडियो फुटेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया था, लगभग 20 की संख्या में था वो वीडियो, उस वीडियो फुटेज और चुनाव आयोग द्वारा मजबूरी में किए गए कार्रवाई को भी थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत है। आप देखिए क्या स्थिति थी उस दिन। लग रहा था कि चुनाव आयोग का काम जो है समाजवादी कर रही है और चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी थे वो अधिकारी बैठ के मूंगफली खा रहे थे कहीं पे। तो ये स्थिति है। और योगी सरकार के जो मॉडल था वो मॉडल पैसा और बुलेट का मॉडल था। सिर्फ पैसा और पिस्तौल कर सकते हैं आप, ये मॉडल था उनका। और टारगेट करके अशोक जी, मैं ऐसा नहीं है कि जो चीज कह रहा हूं वो आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। जो चीज मैं कह रहा हूं वो चीज आपको भी पता है, इस पैनल बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के वोटरों को टारगेट करके गलियों में बैरिकेड करके रोका गया। अशोक जी, हमें रोका तो गया कि नहीं रोका गया? अशोक जी, हमें तो ये भी पता है कि जो है अखिलेश जी ने पहले एक ट्वीट करा, पूरा लंबा ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिया, उसके बाद डिलीट वो काट करके 18 सेकंड का किया। तो हमें तो ये भी पता है, हम लोग तो सोशल मीडिया पे ये सब भी देख रहे थे कि कैसे हो रहा है। और हम ये भी देख रहे थे कि हम ये भी देख रहे थे कि बिहार में बुरके में जो है फर्जी वोटर पकड़े जा रहे हैं। और अखिलेश यादव और आपकी पार्टी कह रही थी कि बुरके वालों को जो है बिना किसी जांच के, बिना उनका चेहरा देखे, तो हम तो ये सब भी देख रहे थे। लेकिन प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अशोक जी 10 सेकंड मेरा रह गया था। देखिए, जो बुरके वाली बात आपने कही,
उसको लेकर के चुनाव आयोग ने बाकायदे एक गाइडलाइन जारी किया था कि चूंकि बूथ के अंदर अशोक जी सर वो जो आप नियम कह रहे हैं, वो जो आप नियम कह रहे हैं वो सब हमको पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बूथ के अंदर, लेकिन नहीं जो आप नियम कह रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई अगर आएगा कि बाहर से कोई पत्थर फेंकता हुआ आएगा तो फिर अंदर बूथ पे जो चुनाव अधिकारी बैठा वो थोड़ी तय करेगा कि पत्थर मारते हुए अंदर धड़धड़ाते घुसाए और पुलिस वाले बाहर मूंगफली बेचेंगे। ये भी नहीं हो सकता ना। आप लोग चाहते हैं पुलिस वालों, आप ये चाहते हैं कि कोई नहीं सर, आप ये चाहते हैं कि वहां पे बाहर पत्थर चले और निर्वाचन अधिकारी अंदर जांच करे और बाहर मूंगफली बेचे पुलिस वाले बैठ करके, वो भी नहीं हो सकता ना सर। पत्थर चलेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, ये भी रखिए ना इस बात को। प्रदीप रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से। अशोक जी, इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दिया था कि बाहर उनकी आईडी चेक नहीं होगी, उसके बाद भी पुलिस वालों ने जबरदस्ती आईडी चेक किया और लोगों को वापस करते रहे। आईडी चेक की बात नहीं है। अगर कोई पत्थर मारेगा तो पुलिस उसकी आईडी नहीं चेक करेगी, पुलिस उसको कहेगी कि पत्थर मत मारो और पुलिस एक्शन लेगी। आईडी चेक करने की जरूरत नहीं है पत्थर मारने वाले की। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, ये अभी तक भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार में स्टेट पुलिस के जो आईजी है वो सफाई के अंदर अखिलेश यादव जी का जब नाच गाने का फेस्टिवल चलता था तो उनके कदमों में बैठकर उससे बात करते थे। हम अधिकारी के ऊपर अगर कोई पत्थर फेंकेगा, भले वो बुरखे वाली महिला हो गई या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो गया, तो कानून अधिकारी को इजाजत देता है कार्रवाई करने के लिए। अब देखिए, ये तो कहते थे कि भाई मुस्लिम बाहुल्य सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। कुंदरकी जैसी सीट के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य, वहां पे 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। हर सीट के ऊपर दलित 40,000 ज्यादा वोट के लगभग वोट दलितों का 40,000 का रहता है। दलितों ने हमको पूरी तरीके से चुना है। पिछली बार हमारी से 3 सीटें आई थी, इस बार हमारी 7 सीटें आई है एज एन अलायंस, जो दर्शाता है कि इनकी झूठ का गुब्बारा एक बार चल सकता है। झूठ का जब कोई टेस्ट ले लेता है उसके बाद कभी भी व्यक्ति झूठे अलायंस के पास वापस नहीं जाता। हरियाणा में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। और ये समाजवादी पार्टी वाले नहीं समझ रहे, तो मत समझे आने वाले इलेक्शंस के नजर तो ईवीएम को वापस ब्लेम ओके, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं एक बात प्रफुल्ल केतकर और दिव्यांश 30 सेकंड में, क्या इस चुनाव नतीजों का कोई राष्ट्रीय मैसेज है? क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड भी, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव तो राष्ट्र का चुनाव था, इसलिए कोई राष्ट्रीय मैसेज है प्रफुल्ल? जी निश्चित है। यदि ऑर्गेनाइज इलेक्शन जो संगठनात्मक आधार पर लड़ा जाता है और उसका इलेक्शन स्ट्रेटेजी के रूप में नैरेटिव भी सेट होता है, तो उसका क्या परिणाम होता है ये आंकड़े बता रहे हैं। ओके, दिव्यांश 30 सेकंड। बिल्कुल सही बात है कि इस चुनाव का एक बहुत व्यापक राष्ट्रीय मैसेज आया है। देश के भीतर एक मेगा नैरेटिव सेट हो गया कि ये देश हिंदुत्व के नाम पर, ये देश सामाजिक समरसता के नाम पर एक रहेगा। इसके उदाहरण आज इस महाराष्ट्र चुनाव के भीतर सामने आए हैं और भाजपा की जीत इसको एक एक्सेप्टेंस ये भी देती है। ओके, चलिए, लेकिन कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए झारखंड में, लेकिन बीजेपी को चिंतन करना पड़ेगा कहां चूक हुई। ये सारी चीजें हैं, हम इन सब पर जो है लगातार अगले कुछ दिन तक जो है डिस्कशन होता रहेगा, चर्चा होती रहेगी, इसकी निटी ग्रिटी पे बात होती रहेगी, सरकारें भी बनेगी और उस पर भी हमें इंतजार करने का पड़ेगा उन सब चीज़ को ले। लेकिन फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए डीडी न्यूज पर, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार। रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे सर्दियों में हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याओं से बचाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 24 नवंबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्ते। 17 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज जैसे ही अबुजा उतरा, ऐसा लगा मानो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाइजीरिया में बुलंद हो गई हो। ये मिलन था मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं, ये सम्मान भारत के करोड़ों लोगों का। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ डीडी न्यूज पर।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लाइट्स, कैमरा, इफ्ती, देश और विदेश की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लासेस, गाला प्रीमियर, फिल्म बाजार से क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो तक लगा है दुनिया भर से सितारों का जमावड़ा। होंगे सिनेमा के हर आयाम से रूबरू। देखिए इफ्ती 2024 की स्पेशल कवरेज सीधे गोवा से 28 नवंबर तक रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा मुख्यालय पर मना ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत। कहा विकासवाद, सुशासन, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत, विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक राजनीति और परिवारवाद की हुई हार। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में उड़ी अघाड़ी, 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार, लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। झारखंड में महागठबंधन की सत्ता बरकरार, हेमंत सोरेन की अगुवाई में निर्णायक बहुमत के साथ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत। हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता के प्रति जताया आभार। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक हैं तो सेफ हैं के संदेश पर लगाई मुहर। उपचुनाव में एनडीए ने झटकी 9 में से 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को लगा करारा झटका, परंपरागत सीटों को बचाने में भी रही नाकाम।
पर्थ टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा, यशस्वी जायसवाल शतक के करीब, केएल राहुल ने भी जमाया रंग, 218 रनों की हुई बढ़त। तो चलिए दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज